नमस्कार, प्रणाम। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि पिछले चैप्टर में मैंने प्रतिरक्षा तंत्र में इम्यून सिस्टम में आप लोगों को बता दिया था प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। उपार्जित प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा के प्रकार, उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार, कोशिकीय माध्यमिक प्रतिरक्षा, रुधिर माध्यमिक प्रतिरक्षा, एंटीजन्स, एंटीबॉडीज़, टीकाकरण, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, इन सभी के बारे में मैंने चर्चा कर दिया था। अब इसके बाद जो मेरा प्रतिरक्षा तंत्र में सेकेंड टॉपिक है वो है ब्लड और लसिका से रिलेटेड है और साथ में रोग और स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि रुधिर और लसिका का अंतर क्या है। देखिए, जो ब्लड होता है जनरली, आप लोग को मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि रुधिर एक हल्का सा जल से कुछ भारी, स्वाद में नमकीन सा, चिपचिपा श्लेष्मिक पदार्थ होता है। ये स्वाद में नमकीन सा होता है, ठीक है। इसका पीएच मान 7.4 से 7.8 होता है। अर्थात जो रुधिर होता है, ब्लड होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। समझ में आया कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है, एक तरल चिपचिपा श्लेष्मिक पदार्थ होता है। ये हल्का सा जल से कुछ भारी, स्वाद में नमकीन सा होता है। इसका पीएच मान 7.4 से 7.8 होता है। अर्थात ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अच्छा, बहुत सरल भाषा में कि ब्लड का काम क्या होता है, रुधिर का काम क्या होता है कि जो ब्लड होता है ये इसका इम्पोर्टेंट 3 प्रकार का काम होता है। इसका इम्पोर्टेंट जो है ब्लड का 3 काम होता है। एक काम होता है इसका कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, दूसरा होता है पोषक पदार्थों का परिवहन करना और तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। मेन काम देखिए ब्लड का और भी होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करना। इसके साथ साथ शरीर के ताप का नियमन भी ब्लड करते हैं। रही बात, हम लोग समतापी जीवधारी हैं। हम लोग समतापी जीवधारी नहीं हैं। समतापी जीवधारी और असमतापी जीवधारी दोनों अलग अलग होते हैं। हम लोग वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हैं। मतलब असमतापी का मतलब होता है वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवधारी जो अपने शरीर का तापमान बदलते रहते हैं। ऐसे जीवधारी जो अपने शरीर का तापमान बदलते रहते हैं, पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार उन्हें समतापी जीवधारी कहा जाता है। अंग्रेजी में कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, जैसे सरीसृप हो गया, मछलियाँ हो गई, उभयचर हो गया, इन सब वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जीवधारी होते हैं वो सभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। यानी अपने शरीर का तापमान ये बाहरी वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं और हम लोगों के शरीर का तापमान नहीं बदलता, इसलिए हम लोग असमतापी होते हैं। बाहर का तापमान चाहे जैसा भी हो, कि मतलब शरीर का तापमान हम लोग नहीं बदल पाते। बाहर का टेम्परेचर जैसा भी हो, कम हो ज़्यादा हो, हम लोगों के शरीर का टेम्परेचर फिक्स होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, जिसके कारण हम लोग अपने शरीर का टेम्परेचर जो है वो बदल नहीं पाते। हम लोग मैनेज कर लेते हैं, हम लोगों को मैनेज करना होता है बाहरी वातावरण से। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो पक्षियाँ और जो आपका पक्षियाँ होती हैं, पक्षियों के अलावा जो आपका स्तनधारी वर्ग होते हैं, ये दोनों किस में आते हैं? असमतापी में आते हैं, जिनके शरीर का तापमान जो होता है वो जो है नहीं बदलता, फिक्स रहता है जिनका टेम्परेचर। ठीक है, तो रही बात देखिए रुधिर और लसिका के बारे में। तो रुधिर तो मैंने आपको बता दिया, एक होता है लसिका। लसिका को बोला जाता है लिम्फ। ठीक है, तो लसिका क्या होता है? ये रुधिर का छना हुआ भाग होता है। लसिका क्या होता है? रुधिर का छना हुआ भाग होता है, द प्यूरिफाइड पार्ट ऑफ द ब्लड विच इज नोन एज लिम्फ। ठीक है, लसिका में प्राथमिक लसिकाभ होते हैं, द्वितीयक लसिकाभ होते हैं। ये टूटी फूटी कोशिकाओं को जोड़ने में मदद करते हैं। लसिका में लिम्फॉइड ऑर्गन्स आता है। ठीक है, तो
अगर हम जनरली ब्लड के टाइप्स की बात करें तो ब्लड 3 होता है, आप लोगों को जनरली बताया गया है कि ब्लड एक आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिका होता है, जिनकी संख्या 50 लाख होती है, जिनका जीवन काल 120 दिन होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है ये भी लगभग आपके 30 लाख की संख्या में होते हैं, इनका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। रही बात रुधिर प्लेटलेट्स का, तो इसका जीवन काल 7 दिन होता है और इनकी संख्या टोटल कितना होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में कितने प्लेटलेट्स होते हैं, 1.5 लाख प्लेटलेट्स से अधिक होने चाहिए, लगभग 2,50,000 प्लेटलेट्स मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो एक बात ये जानिएगा कि ब्लड का फंक्शन जान गए, लसिका। अब देखिए, अब हमको ये जो पढ़ना है कि इन दोनों के विषय में अंतर क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्टेड है, बहुत ज़्यादा पूछा है कि इन दोनों में अगर हम अंतर बताएं तो पहला ये होता है कि जो रुधिर होता है इसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है, इसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, और दूसरा है इसमें डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा होती है, इसमें जो डब्ल्यूबीसी की मात्रा पाई जाती है ये क्या होती है, कम पाई जाती है, मतलब इसमें कम पाई जाती है, और इसमें क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है डब्ल्यूबीसी की मात्रा। और तीसरा है ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की मात्रा, ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थों की मात्रा, पोषक पदार्थों की मात्रा, ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, इसमें अधिक पाई जाती है। ठीक, ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है, इसमें कम पाई जाती है। और चौथा है विलेय प्रोटीन्स इसमें अधिक पाए जाते हैं और अविलेय कम पाए जाते हैं। अविलेय क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं। इसका उल्टा इसमें होता है, विलेय प्रोटीन इसमें क्या होता है, अधिक पाया जाता है। विलेय प्रोटीन्स इसमें जो है वो कम पाया जाता है। ठीक है, विलेय प्रोटीन्स इसमें जो है अधिक पाया जाता था, अविलेय कम पाया जाता था, और इसमें विलेय प्रोटीन कम, अविलेय अधिक पाया जाता है, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, और रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ये आपका क्या है, रुधिर का छना हुआ भाग होता है। अब देखिए ये जो आपका होता है पांचवा जो आखिरी है, ये इसमें ये बहुत देखिए ये इसी में कंफ्यूजन सबको होता है कि उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा सर इसमें कम होती है कि ज़्यादा होती है, क्या होती है। तो उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा इसमें हमेशा कैसा होता है, सामान्य होता है। ठीक है, न कम होता है न ज़्यादा होता है, मतलब उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा इसमें सामान्य होगा, इसमें क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा इसमें सामान्य होगा, इसमें अधिक पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। ठीक, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए इसका। ठीक है, ले लिए। अब इसके बाद देखिए, जो मैं दूसरा चीज इसमें शुरू में आप लोगों को करने जा रहा हूं वो चीज है आपका कि प्रतिरक्षा वाले चैप्टर का जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट में आप लोगों को जानना है। मैंने पिछले में आपको टीकाकरण बता दिया था, और आप पढ़ना है आप लोगों को कि रोग और स्वास्थ्य एवं रोग, और स्वास्थ्य एवं रोग से रिलेटेड इसमें आपको रोग ही जनरली पढ़ना है, हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, हेल्थ एंड डिजीज। देखो स्वास्थ्य क्या होता है, कुछ लोग बताएंगे कि शरीर की वह क्रिया जिसमें हमारे शरीर का मानसिक एवं शारीरिक संतुलन बना रहता है उसे स्वास्थ्य कहते हैं, और जिसमें शरीर का शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है उसे रोग कहलाता है या उसे रोग कहा जाता है। लेकिन जो इसका इम्पॉर्टेंट मतलब फंक्शंस के आधार पर इसका डिफिनीशन है, एक लाइन में याद रखिएगा, द फिजियोलॉजी आर बैलेंस्ड, द फिजियोलॉजी आर बैलेंस विच इज नोन एज हेल्थ एंड फिजियोलॉजी आर अनबैलेंस दैट इज कॉल्ड डिजीज। कार्यकी में संतुलन स्वास्थ्य कहलाता है, कार्यकी में असंतुलन रोग कहलाता है। समझ में आया? कार्यकी मीन्स क्या होता है, फिजियोलॉजी, हमारे शरीर में कार्य करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के सिस्टम बने होते हैं। ठीक है, कार्यों को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम बने होते हैं, तंत्र बने होते हैं, उन्हें फिजियोलॉजी कहा जाता है, हिंदी में कार्यकी कहा जाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्यकी का अध्ययन किया जाता है उसे फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी कहा जाता है। आया? अब देखिए फिजियोलॉजी में आपका क्या पढ़ना है, स्वास्थ्य रोग आपको हमने बता ही दिया। ठीक है, फिजियोलॉजी का अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो क्या बताएंगे,
फिजियोलॉजी में कितने आपके टेक्निक्स, लगभग 11 सिस्टम्स होते हैं। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिवहन तंत्र, लिम्फ सिस्टम, लसिका तंत्र, लोकोमोटरी सिस्टम, गमनांग या गमन तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, और जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, और एक्सोक्राइन सिस्टम, बहिस्रावी तंत्र, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। इसी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। रही बात टॉपिक पे आते हैं कि मेन टॉपिक क्या है। मेरा मेन टॉपिक है कि जो रोग होता है, कार्यकी में असंतुलन रोग कहलाता है। रोग जनरली 2 प्रकार का होता है। देखिए, जैसे मैंने प्रतिरक्षा में बताया था, इसे ही सेम टू सेम है। जन्मजात प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है, जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। ऐसा रोग जो हमें जन्म से या माँ के गर्भ से ही प्राप्त होता है उसे जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। इसे अनुवांशिक रोग भी कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि माता पिता के लक्षणों को उनके पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में भेजना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है, और इस प्रकार के लक्षण को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जो उपार्जित रोग होता है, ऐसा रोग जो हमें जन्म के बाद प्राप्त होता है, जन्म के बाद होता है, पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार प्राप्त होता है, तो वो ऐसे रोग को हम उपार्जित रोग कहते हैं। अब रही बात, देखिए, जो अनुवांशिक रोग होता है उसमें कई रोग हैं। जैसे मैं अनुवांशिक रोग आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि अनुवांशिक रोग में एक रोग आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। देखिए, जिस चीज़ में आपका, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो वही चीज़ आप करिए। क्योंकि देखिए, लाइफ में जो पैसे कमाना ये चीज़ है, सरकारी हो जाना, पैसे कमाना, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों का ख्वाब रखना, ये अलग बात है। क्योंकि जीवन एक बार मिला है, कुछ आप अच्छा काम करेंगे, वह काम करिए जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है। क्योंकि जो सफलता होती है ना, जो आपका एक ऊंचाइयां होती हैं, लोगों से आपका परिचय कराती हैं कि आप कितने सफल हैं, कितने अच्छे। कोई आपको ये नहीं पूछता कि आप कितने कंडीशन में कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। आपको लोग ये जानेंगे, इससे जानेंगे कि आप है क्या, आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, इस चीज़ के लिए आप लोगों को जानेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि नॉलेज इज़ बेटर देन परसेंटेज। अब इधर ध्यान दीजिए, ये अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया का एक चीज़ आप लोग देखिए, हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है। ये माता पिता से उनके बच्चों में वंशागत होता है। हीमोफीलिया में स्त्रियां प्रायः इसकी क्या होती हैं, वाहक होती हैं। क्योंकि सबसे पहले जो यक्स फीमेल का गुणसूत्र होता है और XY मेल का होता है, तो मेल में डिजीज कॉज होता है, हमेशा डिजीज कॉज होता है, यक्स हमेशा कैरियर होता है। तो कैरियर का कौन काम करेंगे, फीमेल करेंगी। फीमेल में शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो यक्स क्रोमोसोम्स होता है वही कैरियर का काम कर रहा है, वाई गुणसूत्र पे ये रोग होता है। ये महारानी विक्टोरिया को सर्वप्रथम हुआ था हीमोफीलिया, जिसको हम कहते हैं शाही रोग, क्योंकि ये शाही रोग से आया हुआ है। इसको ब्लीडर रोग भी कहा जाता है। तो हीमोफीलिया समझ में आया? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। ये माता पिता से उनके बच्चों में वंशागत होता है। स्त्रियां इसमें प्रायः इसकी वाहक होती हैं। इसको ब्लीडर रोग के नाम से भी जाना जाता है। हीमोफीलिया का ये मुख्य लक्षण है कि इसमें चोट लग जाने के बाद रोगी का जो हीमोफीलिया का जो रोगी होता है, उसको चोट लग जाने के बाद रक्त का थक्का नहीं बनता, अर्थात रुधिर बहता रहता है। क्यों ऐसा? क्योंकि रुधिर में जमाने वाली या रुधिर को जमाने वाली फाइब्रिनोजन प्रोटीन की कमी पाई जाती है, जिसके वजह से ये ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं करता। ठीक है, जैसा कि मैंने एक बताया था ना कि लीवर सेल से हिपैरिन होता है प्रोटीन, जो क्या करता है, रुधिर को जमने से रोकता है। तो यहाँ कंडीशन दूसरा है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, माता पिता से उनके बच्चों में वंशागत होता है। इसे ब्लीडर रोग के नाम से जाना जाता है। स्त्रियां इसमें प्रायः वाहक होती हैं। स्त्रियों को रोग नहीं होता, पुरुषों में यह रोग उत्पन्न होता है, क्योंकि जो गुणसूत्र यक्स होता है वो इसके कैरियर का काम करता है। हीमोफीलिया का जो रोगी होता है उसका मेन लक्षण ये होता है कि उसको कुछ नहीं होगा, लाइफ भर वो सामान्य जिंदगी जी सकता है, लेकिन कहीं भी चोट लग जाने के बाद रक्त का थक्का जो है वो रुकता नहीं, बहता रहता है, क्योंकि रुधिर में पाई जाने वाली उसको जमाने वाली जो प्रोटीन होती है, जिसका नाम फाइब्रिनोजन है, उसकी कमी पाई जाती है। समझ में आया? और हीमोफीलिया के बाद आता है एक वर्णांधता। वर्णांधता जानते हैं? इसमें रोगी लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाएगा। इसमें जो रोगी होता है वो लाल
और हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता। ठीक है, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है रेलवे में भर्ती के लिए वर्णांध्र पुरुष को क्यों नहीं लिया जा सकता, क्यों? क्योंकि वो लाल और हरे रंग की पहचान ही नहीं कर सकता। जब लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाएगा तो भर्ती हो पाएगा? देखिए, लाल से आप जानते हैं रुकने का संकेत है, हरे रंग का मतलब ये स्टार्ट है, गाड़ी जा रही है, तो दोनों चीज पहचान में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हीमोफीलिया वर्णांधता, एक होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो होता है ना, इसमें आरबीसी हसीये की आकृति का हो जाता है, यानी रुधिर परिवहन में रुकावट आ जाती है, व्यक्ति की फाइनली मृत्यु हो जाती है, तो आरबीसी हसीये की आकृति का हो जाता है। ठीक है, तो सिकल सेप्ड का हो जाता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया सिकल सेल एनीमिया। अब देखिए, मैं आपको उपार्जित रोग में चल रहा हूं। उपार्जित रोग में बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट में। इसमें एक कवक जनित रोग पढ़ना है, एक कवक जनित रोग पढ़ना है, एक जीवाणु जनित रोग पढ़ना है। ठीक है, और जीवाणु जनित में भी 3 तरीके से पढ़ना है, जल जनित रोग, वायु जनित रोग और मृदा जनित रोग। ठीक है, देखो ध्यान से इधर, ये आपका कवक है। कवक तो ऑलरेडी आप लोग जनरल इंट्रोडक्शन ऐसा समझे होंगे। कवक थैलोफाइटा जगत का एक ऐसा पौधा होता है, ध्यान से सुनिएगा, कवक थैलोफाइटा जगत का ऐसा पौधा होता है जिनमें जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है। ये सर्वव्यापी होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये क्लोरोफिल जो है नहीं पाए जाने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। ये प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया नहीं करते तो दूसरे स्रोतों पर आश्रित रहते हैं, अर्थात ये परजीवी, मृतोपजीवी एवं सहजीवी प्रकृति के होते हैं। कवक का जो थैलस स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है तंतुमय संरचना को कवक तंतु हाइफा, और जब वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको कवक जाल कहते हैं। रही बात कवक जनित रोग क्या है, कवक जनित रोग एक देखिए टीनिया कैपिटस की वजह से बाल झड़ता है। ठीक है, टीनिया कैपिटस की वजह से बाल झड़ता है। और टीनिया कैपिटस के अलावा एक रोग होता है ट्राइकोफाइटान माइक्रोस्पोरम, जिसकी वजह से दाद रोग होता है, रिंग वार्म होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं परजीवी बताया था कि ऐसा फंगस, ऐसा कवक जो दूसरे के शरीर में रह के भोजन करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, उसे परजीवी, और जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन करता है उसे मृतोपजीवी। और सहजीवी का मतलब होता है कि जो कवक एक दूसरे से भोजन करते हैं और इस प्रक्रिया में दोनों को लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होता, उसे सहजीवी कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, ये जीवाणु रोग जो होता है, जीवाणु जनरली जानते हैं, जीवाणु एक कोशिकीय, आप लोगों को पता है ना, प्रोटोजोआ में माइकोप्लाज्मा, राइबोसोम, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है, और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये जीवाणु, इन सबको छोड़कर जितने भी आते हैं वो आपके क्या आते हैं, वो यूकैरियोटिक्स होते हैं। तो मीजोकैरियोटिक में भी मैं कंडीशन बताऊंगा आगे। ये देखिए, बैक्टीरिया जो है का जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवधारी होते हैं, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। जीवाणु हमारे शरीर के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकृति के होते हैं। और इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, जीवाणु जनित रोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बैक्टीरियल डिजीज पढ़ना है। बैक्टीरियल डिजीज 3 प्रकार से होता है, एक वाटर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज, एक एयर बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज, एक सॉइल बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज। देखिए, जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग, ध्यान से सुनिएगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। जल में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग टाइफाइड है, और इसके रोग कारक जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी है। इसका लक्षण क्या है? जोड़ों में दर्द होना, सर दर्द करना, बुखार आना, जी मिचलाना, ये सारे जो प्रोसेस है ये किसमें होते हैं? ठीक है, टाइफाइड में होते हैं। तो टाइफाइड का बिडाल परीक्षण किया जाता है, बिडाल परीक्षण के द्वारा उसको बताया जा सकता है कि टाइफाइड है कि नहीं। जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, टाइफाइड में बहुत जनरली ये बरसात के महीनों में खुले में पानी रहता है तो हम पी लेते हैं, ठीक है। तो टाइफाइड जनरली एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। और उसके बाद एक जल में उपस्थित जीवाणु द्वारा होने वाला रोग डायरिया होता है, जिसको हम हैजा कहते हैं। ये विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाता है, वोमिटिंग होने लगता है, उल्टी होने लगता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं।
रही बात वायुजनित जीवाणुओं द्वारा होने में, वायुजनित एयरबॉर्न बैक्टीरियल डिजीज, देखिए वायुजनित जो जीवाणु वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग डिप्थीरिया है, कार्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरी। इसके अलावा टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, इसको हम क्षय रोग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा क्षय रोग के अलावा क्या है, एक रोग है न्यूमोनिया, जो अधिकतर बच्चों को होता है, इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसके जीवाणु का नाम। ठीक है, पहले हम देखिए शॉर्ट में आप लोगों को बता रहे हैं, थोड़ा सा अभी विस्तृत नॉलेज के तौर पे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। पहले शॉर्ट में मृदा जनित जीवाणु जनित रोग कौन है, टिटनेस है, इसके जीवाणु का नाम क्या है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। ठीक है, क्योंकि कहीं लोहा पड़ा होता है, उसमें जंग लगा होता है, लोहे के वार से अगर हमको घाव लग जाता है तो उसका बैक्टीरिया हमारे, ठीक है, ब्लड में प्रवेश कर जाता है। 10 साल या 5 साल बाद हमारा जो स्किन्स होता है या जो नलिकाएं होती हैं वो ब्लैकेज आ जाता है, उसमें ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है और फाइनली डेथ हो जाती है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस जो हो रहे थे ये आपके रोग में है। दूसरी चीज है परजीवी जनित रोग, परजीवी जनित रोग। परजीवी जनित रोग, देखिए परजीवी में क्या है, परजीवी जनित रोग देखिए पैरासाइट में क्या क्या होता है। एक होता है मलेरिया, मलेरिया, देखिए पहले ध्यान से सुनो, मलेरिया मलधन एरिया, गंदा क्षेत्रफल, मतलब मलेरिया का अर्थ होता है, मलेरिया एक प्रोटोजोवन परजीवी जनित रोग होता है। इसके परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये 4 इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। मलेरिया का लक्षण क्या होता है, मलेरिया का लक्षण क्या होता है, ध्यान से देखिए, मलेरिया का लक्षण ये होता है कि मलेरिया को बोला जाता है कि जो मलेरिया होता है ये एक प्रकार का, ठीक है, प्रोटोजोवन परजीवी जनित रोग है, मैंने बताया। इसका लक्षण क्या है, सर दर्द करना, ठीक है, सिर दर्द करेगा, बुखार आएगा, जोड़ों में दर्द होगा, जी मिचलाएगा, वोमिटिंग होगा, ठीक है, और ये बहुत पैन होगा, इसमें जो मेंटली पैन होता है बहुत ज़्यादा इसमें होता है मलेरिया में। और मलेरिया जो होता है इसके लिए सिनकोना वृक्ष से कूनैन नामक औषधि निकाली जाती है, जिसका एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज होता है, किसमें, जैसे क्लोरोक्विनोन हो गया, ठीक है, तो ये सब मलेरिया का दवा है जो एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मलेरिया के अलावा एक रोग है हाथी पांव, हाथी पांव, एलिफेंटिएसिस। देखिए हाथी पांव जो रोग होता है ये ऊचेरेरिया वैन क्राफ्टी नामक परजीवी के संक्रमण से होता है। ठीक है, ये नीमेटोडा का परजीवी है हाथी पांव। हाथी पांव का परजीवी का नाम है, हाथी पांव के परजीवी का नाम क्या है, ऊचेरेरिया वैन क्राफ्टी। और इससे कौन सा रोग होता है, एलिफेंटिएसिस रोग होता है, या जिसको फाइलेरिया क्रीमी कहा जाता है। ठीक है, इसका लक्षण क्या है, सर दर्द करना, बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, और इसके अलावा जो आपका जोड़े, जैसे ये आपका फीमर है, हड्डी सबसे बड़ी है, जो जंघा होता है इसका जो मेन संक्रमण यहीं पे होता है, जैसे ये वृषण कोष में फुलाव आ जाता है, मेरे कहने का मतलब। और जो रुधिर वाहिनियां हैं, जो लसिका गांठें हैं, ठीक, उनमें ब्लॉकेज आ जाता है, उनमें रुकावट आ जाता है, लसिका गांठें हो गया, लसिका जो है वो ग्रंथियां हो गई, रुधिर परिवहन में रुकावट आ जाएगा, जिससे स्वेलिंग हो जाता है, फुलाव हो जाता है, लसिका गांठों में सूजन आता है, जिससे फुलाव हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका मेन लक्षण होता है हाथी पांव का। और हाथी पांव के अलावा हाथी पांव के अलावा देखिए एक मैंने आप लोगों को बताया है कि एक विषाणु जनित रोग होता है। और विषाणु जनित में आपका होता है कैंसर। एक आपको पढ़ रहा है कैंसर और एक को पढ़ना है आप लोगों को एड्स।
और एक पढ़ना है आप लोगों को डेंगू। एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, देखो इसको, ये कैंसर होता है। कैंसर जो होता है, कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि को क्या बोला जाता है? कैंसर कहा जाता है। और डेंगू क्या होता है? इसको हड्डी तोड़ बुखार बोला जाता है। ये फ्लेवी विषाणु के द्वारा होता है। मलेरिया, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मलेरिया, उसमें भी वाहक होता है। मलेरिया में शायद मैं बताना भूल गया, उसमें होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, वो उसकी वाहक होती है। ठीक है, तो फ्लेवी विषाणु के संक्रमण के द्वारा होगा। इसकी वाहक क्या होगी? मादा एडीज मच्छर, जिसके काटने से क्या होता है? डेंगू। और डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जहाँ पे दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर करूँगा। तो मेरा वीडियो आप लोग मेरा वीडियो देखें, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ पे ठीक है, आप लोग ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच।